हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लेकिन उससे भी पहले जो है आज की ये जो वीडियो है काफ़ी रोचक होने वाली है, क्योंकि आज हम एनएससी यानी कि 50 एनएससी, निफ्टी 50 या बीएससी एनएससी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी, इनके अलावा भी और बात करेंगे। दूसरी बात, आज हम एक इंडिकेटर के बारे में कि भी एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे कि भाई ये इंडिकेटर्स किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं। तो सबसे खास बात ये कि इंडिकेटर्स के बेसिस के ऊपर ये किस तरीके के संकेत अभी मिल रहे हैं। और सबसे पहले जो है मैं आज आपके साथ चर्चा करूं तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात ये कि हम बहुत बार एक कैंडल स्टिक चार्ट आपके साथ शेयर करते हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ज़्यादातर हम जब एनालिसिस करते हैं मंथली और या वीकली, तो हम इन कैंडल स्टिक्स का यूज़ करते हैं। देखिएगा, जब हम कैंडल स्टिक्स को देखते हैं तो कैंडल स्टिक्स बहुत सारे टाइम फ्रेम के ऊपर प्लॉट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट और इवन आवरली कैंडल्स को भी आप यूज़ करते हैं। तो जनरली ये पॉपुलर जो कैंडल स्टिक्स हैं जो जनरली इंट्राडे में यूज़ होते हैं। जब आप डेली बेसिस के ऊपर आप काम करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं, बट इंट्राडे के अलावा भी अब थोड़ा सा अगर उस पोजीशन को हफ्ते तक लेके जाते हैं तो जनरली आप डेली पैटर्न को देखते हैं। और जब आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं और तो आप जनरली वीकली कैंडल्स का सहारा लेते हैं विद डेली कैंडल्स और इवन मंथली कैंडल्स को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न्स होते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन की चांसेस होते हैं। तो जो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली डेली, वीकली और मंथली चार्ट्स का यूज़ करते हैं। और जो इंट्राडे में ये बहुत शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स होते हैं वो 15 मिनट के चार्ट, 5 मिनट के चार्ट, 1 मिनट के चार्ट और इवन आवरली चार्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ये तो होगा कि भाई कैंडल स्टिक्स को यूज़ कैसे करते हैं। अब इसके अलावा जो पैटर्न्स हम यूज़ करते हैं उनके अलावा भी एक चीज़ जो है खास होती है। वो खास क्या होती है कि जब बाजार काम कर रहा होता है, यानी कि जब शेयर बाजार काम कर रहा होता है, तो शेयर बाजार जो है हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमीज़ हैं वो ग्लोबल हैं और पूरा वर्ल्ड एक साथ आज की डेट में काम कर रहा है। कुछ इकोनॉमीज़ काफ़ी अच्छा करती हैं, कुछ थोड़ा ख़राब करती हैं, बट मोस्टली ये होता है कि जब वर्ल्ड अच्छा कर रहा होता है तो सारी कंट्रीज़, मोस्टली जो मेजोरिटी कंपनीज अच्छा करती हैं और जो ख़राब कर रहा होता है तो मेजोरिटी कंट्रीज़ ख़राब करती हैं। जैसा आपने देखा कि कोविड के जो सिचुएशंस थी तो उसमें सभी को एक तरीके का रिस्क था, तो सारी कंट्रीज़ के जब स्टॉक मार्केट थे तो सब में एक जैसा रिएक्शन था। लेकिन जब कोविड के बाद रिकवरी आई तो आपने देखा कि सबके अंदर एक पॉजिटिव रिएक्शन भी आया। तो जनरली इंटरनेशनल मार्केट भी हमारी जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो है इम्पैक्ट डालती है। कुछ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, जिसमें देखिए इंडिया हो गया, चाइना हो गया, या हम बात करें ब्राज़ील जैसी इकोनॉमीज़ की, तो जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकोनॉमीज़ है उनकी बात हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं जो एमर्जिंग हैं, लेकिन एमर्जिंग इंडेक्स में शामिल हो या ना वो अलग बात है। तो यहाँ पर हम सबसे खास बात ये कर रहे हैं कि कुछ ग्रोथ वाली इकोनॉमीज़ होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो एक मैच्योरिटी लेवल पर आ गई, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। उन कंट्रीज़ में जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती। जैसे हम कह सकते हैं कि यूएस की जो इकोनॉमीज़ है वो भी 2-3% के रेट से ही जीडीपी ग्रो करती है, जबकि इंडिया देखिएगा 5% से ऊपर ग्रो करता है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के साथ जो है जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं तो वहाँ पे ग्रोथ के रेट कम होते हैं, जनरली यूरोप की जो इकोनॉमीज़ हैं। और जहाँ पर हम एशिया की बात करते हैं तो वो विकासशील है, तो वहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और पॉपुलेशन भी थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर कंजम्पशन लेड स्टोरीज जो है प्ले करती हैं, तो वहाँ पर उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आज इकोनॉमीज़ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बट ये सब चीज़ें जो है स्टॉक मार्केट में काम करती हैं और आपको जब शेयर बाज़ार में आप काम करते हैं तो इस सब आपको जानना भी चाहिए। तो आज देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले जर्मन इंडेक्स की, यानी कि जो जर्मन का स्टॉक मार्केट है, जर्मनी का डेक्स, उसकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो स्क्रीन के ऊपर जो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिख रहा है वो वीक का है, एक वीक का है, एक दिन का नहीं है, यानी कि जो एक हफ्ते में ट्रेड होता है उस कैंडल का है। तो देखिएगा, जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कैसे काम करता है। जो सबसे पहला प्राइस होता है जहाँ पर कैंडल स्टिक स्टार्ट हो रही है, अगर वो ग्रीन कलर की है तो वो स्टार्टिंग वैल्यू होती है ये वाली। मान लीजिएगा ये ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। अब ये जो ग्रीन कैंडल स्क्रीन पे नज़र आ रही है तो ये इसका स्टार्टिंग प्राइस है, यानी कि जहाँ बाजार ओपन हुआ था, और जहाँ पर ये क्लोज हो रही है ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। इसके बाद अगर ये नीचे गया है तो इसका मतलब ये इस नीचे के प्राइस तक टच किया, अगर ये ऊपर का कोई प्राइस दिखाता तो ये वहाँ तक। तो जो बॉडी है
उसके साथ भी जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि आगे पीछे भी जो उसके प्राइस एक्शन हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई ये जो रेड कैंडल है इसमें क्या है, इसका मतलब है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर बाजार खुला था, बाजार ये सब से नीचे यहाँ तक इस जो आपको डंडी नजर आ रही है, जो विक नजर आ रही है, वहां तक गया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्लोज दिया, तो ये ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है। तो ये वास्तव में कैंडलस्टिक बाजार की जो है प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरे के पूरे पैटर्न को अगर हम देखें तो आपको समझ में आएगी कि बात क्या है। आपको समझ में आएगा कि भाई देखिए कि जर्मन का बाजार जो है, अगर हम वीकली पैटर्न देखें तो कुछ कुछ हमारे बाजार जैसा ही लग रहा है। अगर आप निफ्टी का भी देखें तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी करेक्शन हुई थी, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, 2-3 दिन का आगे पीछे हो सकता है, बट अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो इसी तरीके का पैटर्न है। अब जर्मनी का इंडेक्स ने क्या दिखाया है कि जर्मनी का इंडेक्स अभी पिछले 5 हफ्ते में क्या है, 5 हफ्ते में से 1 कैंडल ग्रीन है और बाकी 4 कैंडल रेड है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये यहाँ पर एक पोजीशंस दिखा रहे हैं, यानी कि वर्ल्ड की एक ग्रोथ करने वाली, मतलब स्टॉक मार्केट मैं कह सकता हूँ। हालांकि उनकी इकोनॉमी हमारी जितनी स्पीड से नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन अब अगर पिछले 3-4 हफ्तों में देखोगे तो एक पोजीशंस बन रही है कि बाजार कहीं टॉप आउट की तरफ बढ़ रहा है। और अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं, अगर मैं कल का चार्ट लगाऊं दूं तो कल काफ़ी वीकनेस के साथ जो है डेक्स ने परफॉर्मेंस दी है। अब बात करते हैं यूके 100 की, यानी कि फुटसे की। अब ये जो इंडेक्स पैटर्न है ये इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था जितना इंडिया दिखा रहा था, लेकिन इसने शुरुआत बहुत अच्छी की थी और उसके बाद इसने एक करेक्शन दी और उसके बाद फिर एक तेजी आई और फिर एक करेक्शन, यानी कि एम टाइप का पैटर्न यहाँ पे लगभग बन गया। तो पिछले 4 हफ्तों में इसमें भी एक वीकनेस के संकेत है, बल्कि इसमें 7-8 हफ्तों से वीकनेस के संकेत है। अगर हम बात करें अब कैक की, यानी कि फ्रांस का जो इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो फ्रांस का इंडेक्स भी देखिएगा इंडिया के बाजार, जर्मनी के बाजार की तरह ट्रीट हो रहा था और उसी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन पिछले 6-7 हफ्तों से ये इस बाजार में भी कमजोरी है। तो ये जो पैटर्न्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, देखिएगा जब हम बाजार में काम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, एक ही साइकोलॉजी। क्योंकि आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी चैनल्स कहते हैं भाई 18,000 आ गया, अब 19,000 जाएगा, अब 20,000 जाएगा, अब ये 21,000 आएगा। तो ये आते हैं लेवल्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उससे पहले बाजार जो है अपना जो है कमाल दिखाता है। तो सीधी सी बात क्या है कि 2 शक्तियाँ हैं, एक बायर की शक्ति और एक सेलर की शक्ति, दोनों अपना अलग अलग समय पर वो काम करती हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि बाजार करेक्ट ही नहीं हो सकता, तो ट्रेडर्स के एंगल से सोचेंगे तो उसके बाद तो करीबन 3-4% की करेक्शन आ गई। यहाँ पे जब टॉप बना तो भाई इनका भी 52 वीक हाई लगा, लाइफ टाइम हाई लगा, तो सब क्या सोचेंगे भाई ये इसके नीचे जाएगा ही नहीं। लेकिन ये ट्रेड्स हैं जो होते हैं। अब देखिएगा विश्व का सबसे मजबूत इंडेक्स शेयर बाजार की दुनिया में आज की स्थिति में अगर कोई है तो वो है जापान का बाजार। ये देखिएगा जापान की जो चार्ट है, आपने सारे चार्ट देखे होंगे, ये देखिएगा ये जे टाइप ऑफ रिकवरी जो है दी है निकाई ने, और निकाई ने काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मंथली, डेली, सभी टाइम फ्रेम के ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई टच किया। और इस लाइफ टाइम हाई को टच करने में जो है काफ़ी लंबा समय इन्होंने लिया। अब इसके बाद देखिएगा इनकी भी बहुत समय के बाद इस हफ्ते में एक कैंडल रेड बनी है, वीकली कैंडल, और वो भी एक बड़ी कैंडल। जनरली अब इसी से कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि कोई हमने मूविंग एवरेजेस नहीं लगा रखे हैं या कोई हमारे पास कोई बाकी जो टेक्निकल्स नहीं लगाए हैं, लेकिन ये एक इनिशियल संकेत होता है कि हाँ अब बाजार में थकावट आ गई है। अब बात करते हैं, ये देखिएगा ये जापान का मैं इंडेक्स आप दोबारा से स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके की रेड कैंडल, हालांकि ये कोई नकारात्मक नहीं है, अभी नेगेटिव कैंडल नहीं है, क्योंकि ये पिछली कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुई है। अब बात करते हैं एनएससी इंडिया की, और ये भी हमारा वीकली चार्ट है और हमारा चार्ट भी देखिएगा कुछ कुछ उसी तरीके का था। अब ये देखिएगा बाजार जब हमारा दोबारा चला है तो बहुत समय के बाद कुछ जो है
कारणों से आपको एक रेड कैंडल दिख रही है। और देखिएगा निफ्टी को ये जो सारी तेजी थी, इसमें बैंक निफ्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अगर ये लास्ट की 4 कैंडल्स को छोड़ दे तो। लेकिन पिछले 1 महीने से बैंक निफ्टी ने कुछ खास नहीं किया है, लेकिन बाकी शेयर्स ने किया था। अब देखिएगा वो सारे शेयर्स थकते हुए नजर आ रहे हैं और एक रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। और वॉल्यूम भी जो है आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम्स यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स के बाद के जो वॉल्यूम्स हैं ये रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट। देखिएगा ये तो डेली चार्ट था। वीक जो है यानी कि 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन वो आपको ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर करके देगा कि आगे की दशा क्या हो सकती है, क्योंकि हम एक हफ्ते का एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर इस चार्ट पैटर्न को देखें तो देखिएगा ये इस तरीके का पैटर्न बनने के संकेत आ रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई यहाँ पर ये संकेत है, ये कंफर्मेशन है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखिएगा 43,622 पर जहाँ पर बाजार बंद हुए हैं, अगर हम इसको डेली चार्ट में देखें, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको जो है हम चर्चा करेंगे इसके डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर निफ्टी बैंक की हम बात करें तो भी अभी आपसे आगे से डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर जो लेवल्स आ रहे हैं वो तकरीबन यहाँ पर आ रहे हैं 43,340। ये एक अहम लेवल है और यहाँ पर एक मूविंग एवरेज भी में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन की है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 43340। इस लेवल तक जब तक निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है और इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है, तब तक हम ये मानेंगे कि ये जो वीकनेस है ये पुल बैक की कोशिश कर सकती है। लेकिन जैसे ही 43340 टूटेगा तो मुझे लगता है कि ये वाले जो दायरे हैं जो 42,600 के आसपास बनते हैं, 600-700 के आसपास, ये दायरे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर आ सकते हैं। और ये क्योंकि अगले हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी है तो 4 ही दिन काम होना है, तो इसके काफ़ी अच्छे चांसेस बन रहे हैं। अब इसको अगर हम बाकी इंडिकेटर से भी देखेंगे तो देखिएगा ये बोलिंजर बैंड है। तो बोलिंजर बैंड के अंदर जो एवरेज लाइन है, देखिएगा जब तक बोलिंजर बैंड की ऊपर वाली बॉडी के अंदर जो सारी कैंडल्स होती हैं ये माना जाता है कि बाजार अभी एक बुलिश टोन के अंदर है। और अब देखिएगा इस मिड पॉइंट के पास जो है निफ्टी 50 ने क्लोज दिया है। निफ्टी 50 ने क्लोज दिया है इसी पॉइंट के ऊपर, इससे स्लाइटली लोअर साइड में। तो जनरली क्या होता है, या तो इस लेवल पे स्ट्रेंथ मिलती है तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलती है तो बोलिंजर बैंड देखिएगा ये 1 डे के ऊपर है, तो यानी कि 1 दिन का जो टाइम फ्रेम है, तो ये नीचे वाली बॉडी में आके काम करने लगता है। और इस वाली बॉडी के अंदर जो नीचे वाले यानी कि मिड पॉइंट से यानी कि एवरेज पॉइंट से नीचे आ जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो है बाजार अब मंदी की चपेट में आ गए हैं और अब थोड़ा सा बेरिश मोड रहने वाला है। तो यहाँ पर हमें संकेत मिल रहे हैं कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हाँ आ सकता है और काफ़ी प्रबल संभावना है। अगर हम बात करें MACD की, तो MACD जो इंडिकेटर्स होता है वो मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिएगा यहाँ पर जो लाइन है, सबसे पहली बात है कि ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये एक MACD लाइन होती है। इसको जो है 26 दिन की मूविंग एवरेज को 12 दिन की मूविंग एवरेज से निकाल कर बनाया जाता है। और फिर जो आप येलो लाइन देख रहे हैं ये 9 दिन की एक मूविंग एवरेज होती है 9 डेज़ की, जिसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं। तो जो MACD लाइन है वो पिछले 26 दिनों में क्या हुआ, उसमें से जो रिसेंटली 12 दिन हुए उनका एवरेज निकाल देते हैं, तो एक इंडिकेशंस देती है कि भाई MACD लाइन की बाजार का जो ट्रेंड है वो किस साइड में है। इसके साथ साथ ये जो सिग्नल लाइन है जो कि रिसेंटली 9 डेज की है, जो भी हाल फिलहाल की है, तो इसमें एक बड़े टाइम फ्रेम है और बड़े टाइम फ्रेम में से एक छोटा टाइम फ्रेम माइनस किया गया है और एक छोटे टाइम फ्रेम के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं यानी कि 9 दिन के साथ। तो जब ये लाइन ऊपर से काटती है MACD लाइन सिग्नल लाइन को, तो ये संकेत मिलते हैं कि बाजार में अभी मंदी की संभावना, जैसे आप यहाँ देखेंगे भी कि बाजार ने यहाँ पे मंदी बनी भी थी। इसी तरीके से अगर लाइन नीचे से ऊपर की तरफ MACD लाइन काटती है तो ये संभावना बनती है कि बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे इस कैंडल के बाद, हालांकि और भी पैरामीटर्स हैं, तो ये संकेत बनते हैं। तो और ये देखिएगा बाजार यहाँ पे ऊपर की तरफ गया भी।
हालांकि डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है आप इसको प्रेडिक्ट करना। और भी सारे इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा हिस्टोग्राम्स होते हैं, तो हिस्टोग्राम्स भी आपको एक एग्जिट पॉइंट के बारे में बताते हैं। जब ये हिस्टोग्राम्स बढ़ रहे होते हैं तो ये संकेत होते हैं कि हाँ अभी बाजार बढ़ रहा है। और इंडिकेटर्स देखिएगा, वैसे तो सिंपल सी बात ये कि देखिए यहाँ पे बाजार बढ़े और यहाँ पर एक बार संभावना बनी थी कि भाई ये MACD लाइन जो है सिग्नल लाइन को काट के नीचे तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से फिर दोबारा से बेस बना और ये फिर ऊपर की तरफ गया। लेकिन जो डेली चार्ट्स के ऊपर या वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओनली कैंडल स्टिक से काम करते हैं, तो यहाँ पर कैंडल स्टिक से स्टॉप लॉस कट गया होगा, यानी कि जो कैंडल स्टिक का यूज़ करते हैं। लेकिन जो डबल टेस्टिंग लगाते हैं, मान लीजिए कि MACD भी लगा दी, तो वो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस नहीं काटा होगा। तो सीधी सी बात ये है कि आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हो उसके ऊपर डिपेंड होता है। बट ये जो संकेत है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिएगा एक बुलिश पैटर्न बना था और अभी तक बेरिश के संकेत नहीं है। तो MACD अभी कोई बेरिश के संकेत नहीं दे रहा है, लेकिन ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी कि थोड़ा बाद में बताता है, तुरंत आपको जवाब नहीं देगा, थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए जो बाकी इंडिकेटर्स हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है। अभी देखिएगा वीकली चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम निफ्टी की बात करें तो अभी भी इसके अंदर गैप है। और ये देखिएगा जितना गैप इसके अंदर रहता है उतने हिस्टोग्राम्स की वैल्यू जो है बड़ी रहती है। तो हिस्टोग्राम जितना बड़ा है वो ऊपर की तरफ है तो उतना बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा होता है, और अगर नीचे की तरफ है तो वो उतना ही नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे होते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम वीकली चार्ट पे देखें निफ्टी में, तो अभी कोई कमजोरी के संकेत नहीं है। अगर कैंडल स्टिक को भी देखोगे तो भी आपको क्या पैटर्न मिलेगा कि जो पिछली कैंडल थी उसके नीचे का लो नहीं दिया है। तो जनरली कैंडल स्टिक में जब अगला लो बनेगा तब चांसेस बनते हैं। देखिएगा अब सब चीज़ें, सब लोग इन कैंडल स्टिक को देख के ट्रेड करते हैं, उसके साथ आती है फिर एक साइकोलॉजी। तो देखिएगा मुझे साइकोलॉजिकली लग रहा है कि बाजार बेशक से अभी MACD लाइन के ऊपर भी क्लियरली इंडिकेट नहीं कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होएगा, लेकिन साइकोलॉजिकली मुझे लगता है कि लोग ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो गए। और जिस तरीके से यूरोप की मार्केट में कल वीकनेस थी, US की मार्केट में वीकनेस थी, तो मोस्टली जो मार्केट है वो टॉप आउट की तरफ है। ये आपको सिग्नल देगा। देखिएगा MACD लाइन में क्या होगा, आपको एग्जैक्टली बॉटम नहीं मिलेगा। जैसे आपने यहाँ देखिएगा जो आपको बाइंग की उससे पहले एक बहुत अच्छी तेजी हो चुकी, तब इसने बाइंग इंडिकेट किया आपको। तो इसी तरीके से जब यहाँ सेलिंग का इंडिकेशन आया तो आप ये देखेंगे सेलिंग का जो इंडिकेशन आया यहाँ पे, तो इससे पहले जो है ऊपर से गिरावट हो चुकी थी। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको बहुत संभल के यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से देखिएगा इससे पहले भी देखिएगा अगर लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं काटे होंगे ट्रेडर्स ने, तो यहाँ पर एक पोजीशंस बनी थी जहाँ पर कि जो है डाइवर्जन हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या है कि अगर कैंडल स्टिक को देखें तो अब पता चलेगा कि स्टॉप लॉस ही कट गए। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि बिल्कुल ये जो है सटीक ही होंगे, बट ये आपको एक इंडिकेट करते हैं कि एक ट्रेंड के बारे में बताते हैं कि ट्रेंड किस साइड का है। अब अगर हम NSE यानी कि निफ्टी 50 की बात करें, NSE का जो मेजर इंडेक्स है, तो अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो देखिएगा 10 दिन का एक मूविंग एवरेज है, वो इंडिकेट करता है कि हाल फिलहाल में जो बाजार है वो कहाँ ट्रेड कर रहा था। तो बाजार ने 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, और ये जो है ये संकेत एक नेगेटिव संकेत है। हालांकि वीकली चार्ट के ऊपर अभी भी जो है निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अगर आप डेली चार्ट के अंदर देखेंगे यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको एक वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की, तो देखिएगा ये संकेत पहले ही आ गए थे, और 1 2 3 4 5 कैंडल लगातार 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है। तो निफ्टी बैंक में ज़्यादा पक्के जो है प्रमाण जो है हमें मिलेंगे देखने के लिए आने वाले समय में। अगर एक कैंडल और 340 के नीचे क्लोज हो जाती है तो बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया इंडिकेशंस आपको मंदी के देखने के लिए मिलेंगे, और फिर जो पोजीशंस ट्रैप हो रखी हैं वो निकलने की चेष्टा करेंगे। तो फिर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी वाले सेशंस आपको इस हफ्ते में देखने के लिए मिलने चाहिए। ऊपर का जो दायरा है, कोई भी दायरा अगर निफ्टी बैंक में देखेंगे तो निफ्टी बैंक में कोई भी स्ट्रेंथ अगर वापस लौटेगी तो 44,000 के ऊपर क्लोज होने पर ही लौट पाएगी। अगर निफ्टी बैंक का अगर एक वीक का चार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो वीकली चार्ट के ऊपर देखिएगा अभी भी निफ्टी बैंक ने स्ट्रेंथ दिखाई है। तो मैं जो आपको बोल रहा था डेली चार्ट पे तो वीक हो गया है, लेकिन वीकली चार्ट फ्रेम पे अभी भी स्पोर्ट पे ही जो है लगभग स्पोर्ट के आसपास ही बंद हुआ है,
और ये देखिएगा जो सपोर्ट आ रही है मूविंग एवरेज, ये फिगर भी आप देखिएगा 43349 पर आ रही है, जो हमारा है मानना है कि 43,340 यानी कि 43,340 जो इस हफ्ते का लो भी था उसके आसपास है। तो 43340 जैसे ही बाजार में टूटेगा तो जो टेक्निकल सेटअप है वो मंदी की तरफ संकेत देने शुरू कर देंगे। तो इस बात की काफ़ी अच्छी संभावना है कि अगर 43340 टूटते हैं तो बाजार एक मंदी की चपेट में आ सकता है। अगर निफ्टी को अगर हम देखें डेली चार्ट के, अगर बोलिंजर बैंड पे भी देखेंगे तो ये जो इंडिकेशन है ये भी देखिएगा लोअर साइड में जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो बोलिंजर बैंड की लोअर साइड में ट्रेड करने का मतलब यही है कि डेली चार्ट के ऊपर तो निफ्टी बैंक कमजोर हो गया है और कंफर्मेशन आपको जो पोजिशनल बेसिस पे जो मंदी है वो 43340 पर ही बनती हुई नजर आएगी। और 10 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको जो है बाजार अगर वहाँ पे तोड़ता, क्योंकि हम अभी वीकली एंगल पे देख रहे थे, ये हमारा वीकली सेटअप है यानी कि जो 10 वीक है उसका है। लेकिन अगर 10 दिन के एवरेज की बात करेंगे मूविंग एवरेज की तो बाजार उसके नीचे आ चुका है। 10 दिन के डेली चार्ट पैटर्न के ऊपर देखेंगे तो 43,800 के आसपास है, जहां बाजार ने बहुत काम भी किया और बार बार वहीं पर जाकर अभी 2-3 दिन के ट्रेड में रेजिस्टेंस भी लिया। अब मुझे ये लगता है कि जो संकेत है निफ्टी बैंक के अंदर वो कमजोरी के ज़्यादा विजिबल हैं और आपको शायद कमजोरी देखने के लिए मिले भी। और निफ्टी बैंक के अगर MACD की भी बात करें, अगर हम हिस्टोग्राम को भी देखें तो हिस्टोग्राम के साइज छोटे होने शुरू हो गए हैं और हो सकता है कि कभी भी आप हिस्टोग्राम नेगेटिव टेरिटरी में चले जाएं। और दूसरी बात कि MACD की जो लाइन है वीकली चार्ट फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो MACD लाइन जो है ऊपर से काटने के लिए कभी भी तैयार हो सकती है। तो अगर ये काटेगी तो हो सकता है कि आपको 1 या 2-3 दिन बाद कंफर्मेशन आए और तब तक सारा जो है गेम हो जाता है। तो क्योंकि अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे तो ये सबसे खास बात ये कि पोजिशनल ट्रेडर्स जो महीने 2 महीने की पोजीशंस बनाते हैं उनके लिए परिस्थिति अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक MACD के अंदर जो इंडिकेशंस हैं वो आने की संभावना बनी हुई है, अभी वो इंडिकेशंस नहीं है। हालांकि हिस्टोग्राम्स छोटे होने शुरू हो गए हैं और ये इंडिकेशन, हालांकि हम हिस्टोग्राम को एग्जिट के लिए यूज़ करते हैं, एंट्री के लिए नहीं, बट हिस्टोग्राम अभी देखिएगा छोटे होने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये कि ऊपर से जो बाजार है वो टूटने के लिए बेताब है। जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को काटेगी उसके बाद जो कंफर्मेशन आएगी तब तक हो सकता है 43,340 टूट ही जाएगा, क्योंकि वो उसके बाद ही ये कंफर्म करेगी और तब तक जो है जो मेन जो सेलिंग आनी है वो बड़े जो प्लेयर्स हैं वो यूज़ कर चुके होंगे। और उस समय पर बाजार जब ये यहाँ पे MACD लाइन काटेगी, क्योंकि लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, तो शायद 43 जो है लेवल्स आ चुके होंगे, 43,000 के लेवल्स आ चुके होंगे। तो जो पोजीशन बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जो हम महीने 2 महीने 3 महीने पोजीशंस कर रखते हैं, उनके लिए देखिएगा ये तब सेटअप बनेगा जब 43,000 टूट जाएगा। तो उसके बाद भी देखिएगा वो लोग पोजीशनल ट्रेड करेंगे, उसके बाद हो सकता है बाजार 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, जो भी जिसके लिए भी वो प्ले करें वो कर सकते हैं। तो सब लोगों का देखिएगा अलग अलग विचार होता है, क्योंकि शेयर बाजार में कोई हफ्ते के लिए खेलता है, कोई दिन के लिए खेलता है, कुछ लोग कुछ सेकंडों के लिए खेलते हैं, कुछ लोग कुछ मिनटों के लिए प्ले करते हैं। और इसीलिए देखिएगा इतने ढेरों जो है इंडिकेटर्स हैं। और कैंडल स्टिक तो देखिए उसमें सबसे अग्रणी है, क्योंकि कैंडल स्टिक जो पैटर्न है वो आपको पर मिनट के हिसाब से आपको इंडिकेट कर रहा है। तो जो बहुत शॉर्ट टर्म में जो प्ले करते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में, वो इंट्राडे बेसिस पे, तो आप देखेंगे कि वो 1 मिनट के अंदर भी काफ़ी एग्रेसिवली जो है ट्रेड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो आपके साथ चर्चा की उसके बाद जो है कंक्लूड कर देता हूँ आपको, जो मुझे लग रहा है कि देखिएगा इंडिकेशंस को अब थोड़ा साइड में रखते हैं और फंडामेंटल बेसिस पे बात करते हैं। देखिएगा बैंक जो है इस पूरे बाजार को लीड कर रहे थे, बैंकों ने वीकनेस दिखा दी है। अब बैंकों की वीकनेस की वजह से हमें लग रहा है कि निफ्टी शायद अपने आप को ना संभाल पाए। और जहां पर निफ्टी की हम बात करें तो जो 18,710 के नीचे जो क्लोज दिया है वहां पर टेक्निकल सेटअप को अगर हम ध्यान में रखें तो एक वीकनेस के संकेत बने। और कोई भी कंफर्मेशन आपको पोजिशनल बेसिस पर मिलेगी जब बाजार 17,580 के नीचे क्लोज देंगे, यानी 18,580 के 18,580 के नीचे क्लोज देंगे। और एक निफ्टी में एक सपोर्ट बनती है, वो बहुत ही मेजर सपोर्ट है, जहां पर हमें लगता है कि बाउंस बनेगा। और शायद इस हफ्ते में अगर वहां जाता है बाजार तो बहुत
तगड़ी सपोर्ट है वह 18,340 के आसपास। तो वो जो संकेत है वो 18,340 के बाद अगर बाजार वीकली बेसिस पर क्लोज हो जाते हैं तो फिर ऐसा मान के चलिएगा कि एक भयंकर वाली मंदी के संकेत जो है आपको निफ्टी पर बनते हुए नजर आएंगे। फिर वहां से बाजार 700-800 पॉइंट की और करेक्शन दे सकता है। तो 18,340 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए, बुल्स के लिए। हालांकि जो रास्ते हैं दोनों तरफ के खुले होते हैं। निफ्टी में कोई भी तेजी जो बनेगी वो जो अब हमारे जो हाइज हैं 52 वीक हाइज वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई तेजी बन सकती है। लेकिन सारे प्राइस एक्शन, बिहेवियर, स्मॉल कैप, मिड कैप सारे शेयर्स को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो 2 दिनों के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इंडेक्स लेवल में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये अभी थोड़े समय और चलेगी। और हम एक क्लोजली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, हम 18,340 के आसपास का जो लेवल है निफ्टी के अंदर उसको क्लोजली वॉच करेंगे। उसके नीचे जब तक बाजार चल रहा है आपको मंदी तेजी दोनों मिलेंगी। हालांकि जो है सेल ऑन राइज वाली मार्केट है, लेकिन 18,340 के नीचे अगर निफ्टी ने क्लोज दे दिया तो फिर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में भी एक सीवियर सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।